हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइसन तथा लाप्लास के समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइसन तथा लाप्लास के समीकरण। माना आवेश Q सतत रूप से किसी आयतन में वितरित है और आवेश का आयतन घनत्व रो है, तो कुल आवेश Q बराबर इंटीग्रल रो इंटू dV। इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब गॉस की प्रमेय से इस आयतन को घेरने वाले पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल रो डी वी। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से तो इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई वेक्टर इंटू डी वी बराबर इंटीग्रल ई इंटू डी ए। इसे समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब समीकरण 2 तथा 3 से तो इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई वेक्टर इंटू डी वी वेक्टर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल रो डी वी। अब इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई वेक्टर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी वी बराबर 0। अब अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो इंटीग्रल हट जाएगा, तो डाइवर्जेंस ई वेक्टर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 0। एप्सिलॉन 0 बराबर 0। डाइवर्जेंस ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। इसे पॉइसन का समीकरण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है, अर्थात ई वेक्टर बराबर माइनस ग्रेड वी वेक्टर। तो ई को डाइवर्जेंस ई वेक्टर मानते हैं बराबर डाइवर्जेंस ई वेक्टर कोष्ठक माइनस डेल वेक्टर इंटू वी कोष्ठक बंद। डाइवर्जेंस ई वेक्टर बराबर माइनस डेल इंटू वी। तो डाइवर्जेंस ई बराबर माइनस का डेल स्क्वायर वी। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 से तो माइनस डेल स्क्वायर वी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0। तो डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। डेल स्क्वायर वी को आप नीचे भी देख सकते हैं कि डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। इसे पॉइसन समीकरण का द्वितीय रूप कहते हैं। अब यदि आवेश रहित क्षेत्र लिया जाए तो रो बराबर 0, तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। इसे लाप्लास का समीकरण कहते हैं। अब पढ़ते हैं परावैद्युत ध्रुवण। तो परावैद्युत ठोस पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से दृढ़तापूर्वक बद्ध होते हैं तथा परावैद्युत द्रव व गैस में धनात्मक व ऋणात्मक आयन परस्पर प्रत्यास्थ आणविक बलों द्वारा उदासीन समूहों में बद्ध होते हैं। जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन उनके संगत परमाणु से पृथक नहीं हो पाते, जबकि अपनी साम्यावस्था में कुछ विस्थापित हो जाते हैं। धनावेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत विस्थापित होने लगते हैं, जिसके कारण यांत्रिक और विद्युत विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। इस प्रकार एक उदासीन परमाणु के धनावेश तथा ऋणावेश के बीच कुछ दूरी हो जाती है, जिससे वह परमाणु एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है तथा परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम बाह्य आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण Pn समानुपाते E0। तो Pn बराबर अल्फा इंटू ई वेक्टर 0, जहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसे परावैद्युत पदार्थ की परमाणुविक ध्रुवणता कहते हैं।
अब पढ़ते हैं बोर मॉडल का हाइड्रोजन परमाणु। इसे आप चित्र में देख सकते हैं, एक तरफ धनायन है, एक तरफ ऋणायन है। इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 है, MON 2 धनावेश तथा ऋणावेश है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में ऋणावेश नाभिक के चारों ओर त्रिज्या a के गोलीय आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तथा बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु O पर संपाती होता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 लगाने पर माना कि धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होकर बिंदु N पर आ जाता है और ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होकर बिंदु M पर आ जाता है, जिससे इनके बीच की दूरी b हो जाती है। अब पैरा चेंज करके संतुलन अवस्था में नाभिक पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए, अतः धनावेश के केंद्र N पर ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 के बराबर तथा विपरीत होना चाहिए। अब ऋणावेश के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बिंदु M को केंद्र मानकर b त्रिज्या के गोले में उपस्थित आवेश Q के कारण उत्पन्न होता है। इसे निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या b के गोले में उपस्थित आवेश Q बराबर a त्रिज्या के गोले में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश E का आवेश घनत्व इंटू b त्रिज्या के गोले का आयतन। तो Q बराबर E/4/3 पाई a क्यूब इंटू 4/3 पाई b क्यूब। तो 4/3 पाई से पाई कैंसल, Q बराबर E/b³ a क्यूब। इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अतः आवेश Q के कारण किसी बिंदु N पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/b²। तो E' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E/b³/a³/b²। तो b² b³ कैंसल। अब परमाणु पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण Pn बराबर EB। इसे समीकरण नंबर इसे कुछ समीकरण मान लेते हैं। अब लेकिन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण Pn बराबर अल्फा इंटू E0 वेक्टर। तो Pn बराबर अल्फा इंटू E0, जहाँ अल्फा समानुपातीय नियतांक है जिसे परमाणुवीय ध्रुवणता कहते हैं। तो अल्फा बराबर Pn/E0 बराबर EB/एप्सिलॉन, यानी Pn का मान रख देते हैं EB। तो अल्फा बराबर EB/E0 का नीचे मान रख देते हैं। तो अल्फा बराबर EB/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 EB/a³। तो EB से EB कैंसल, अल्फा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन में नहीं है, अल्फा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 a³। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।